गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज बीम्स एंड सपोर्ट में हम लोग आगे आज देखेंगे क्या पढ़ना है। रिएक्शन तक हम लोग पढ़ चुके थे। बीम होता क्या है, टाइप्स ऑफ बीम देखे थे, सपोर्ट भी देखे थे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखे थे, और रिएक्शन क्या होता था ये देखे थे। अब रिएक्शन कैलकुलेट हम कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा, ड्राइंग को समझिएगा, तो बहुत आसानी होगा आपको रिएक्शन निकालने में। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं रिएक्शन। तो देखिए इस केस में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो आपको दर्शाया हुआ है डायग्राम में। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और तो सिंपल सपोर्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि सिंपली जो सिंपल सपोर्ट में होता है, सपोज दैट ये दो सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट में बीम सिंपली इस पे रख दिया जाता है। ठीक है, बीम है। और जब हम जनरली जब नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं तो बीम का सेल्फ वेट जनरली नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, जब हम लोग बिल्डिंग वगैरह या कोई बड़े बिल्डिंग डिजाइन करते हैं या हैवी इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं, तो उस केस में जब लोड बेयरिंग का कैपेसिटी बीम का बहुत 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 ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, बीम की मोटाई और इसका डायमेंशन बढ़ जाता है या बढ़ा के हम लोग को लेना पड़ता है। तो उस केस में हम लोग इसका सेल्फ वेट वगैरह कंसीडर करते हैं। मगर जनरली जब हम रिएक्शन निकाल रहे हैं तो रिएक्शन के केस में बीम का सेल्फ वेट हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है ना। तो बीम का जब सेल्फ वेट हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो बीम का अपना कोई वजन मानेंगे कि उसका अपना कोई वजन नहीं है। जब हम बीम का सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग, या अभी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हम सेल्फ वेट नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अजम्पशन में आ जाता है अभी आप लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। उसके बाद जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आता है तो उसमें हम जहाँ पे जरूरत पड़ता है सेल्फ वेट भी उसका कंसीडर करते हैं, या फिर अगर बोला गया कि बीम का सेल्फ वेट भी कंसीडर कीजिए तो उस केस में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उस केस में हमारा क्या, हमारा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सपोर्ट बीम है, सपोज दैट ये बीम है। ठीक है, ये एक बीम है। ठीक है, जो सिंपली सपोर्टेड है, जो क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ये बीम को आपको प्रॉपरली डायग्राम में दर्शाए हैं। ठीक है, बुक का जो डायग्राम है प्रॉपरली आपको इसमें दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है। तो सिंपल सपोर्ट में बीम में जब हम बीम पे कहीं पे भी वेट लगाएंगे, तो फाइनली जब हम सपोर्ट पढ़ रहे थे, सपोर्ट और रिएक्शन जब देख रहे थे ना, बीम का जो भी वेट होगा, तो बीम में जो भी वेट होगा या बीम का जो भी लोड होगा बीम पर, वो क्या अल्टीमेटली वो बीम के थ्रू ट्रांसफर होकर सपोर्ट पे आएगा। ठीक है, और सपोर्ट पे जब आएगा तो सपोर्ट इसको नीचे नहीं जाने देगा बीम को, तो रिएक्शन क्रिएट होगा। तो इसी सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट ए और पॉइंट बी पे आपका सपोर्ट है, जहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। तो रिएक्शन किसके कारण क्रिएट हो रहा है, ये जो बीम पे जो वेट लग रहा है, डब्लू वेट जो लग रहा है बीम पे, ये जो बीम पे डब्लू वेट लग रहा है, इसी के कारण यहाँ पे रिएक्शन जनरेट हो रहा है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हम माने थे कि ये एक बीम है और यहाँ पे कोई सपोर्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई सपोर्ट है। ठीक है, सिंपल सपोर्ट है, कोई रोलर वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है, उसमें डब्लू रखा हुआ है। तो अब इसको हम लोग रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट ए और बी सपोर्ट को मानेंगे। अगर से दो सिंपल सपोर्ट है तो सपोज दैट राइट हैंड वाला सपोर्ट को बी नाम दिए और लेफ्ट हैंड वाला सपोर्ट को ए नाम दिए। ठीक है, इस केस में अब इस सपोर्ट पे डब्लू लोड के कारण कुछ रिएक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो मान लिया कि वो रिएक्शन आर ए है ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे जो रिएक्शन हमारा जनरेट हो रहा है वो आर बी है। क्लियर है, इतना तक क्लियर है। और ये भी मान लिए कि जो वेट हमारा लग रहा था, ये डब्लू वेट जो हम बीम पे जो लोड हम दे रहे हैं, वो बीम के मिड पॉइंट पे है। और कौन सा लोड है, पॉइंट लोड। डायग्राम से समझ में आ रहा है,
पॉइंट लोड इस प्रकार का होता है कि नहीं, कल बताए थे आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, तो पॉइंट लोड इस पे लग रहा है बीम पे, और वो कहाँ है, मिड पॉइंट पे है। ठीक है, अब हमको बताया गया है कि बताइए इसमें आर ए का वैल्यू क्या होगा और आर बी का वैल्यू क्या होगा। मतलब इस डब्लू फोर्स के कारण या डब्लू लोड के कारण जो बीम सिंपली सपोर्टेड बीम पे उसके मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो रिएक्शन जो जनरेट हो रहा है सपोर्ट के, तो इंड पे जो सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो रिएक्शन कितना कितना होगा इस डब्लू लोड के साथ। जब क्या कंडीशन दे दिया कि ये लोड मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और लोड कौन सा है, पॉइंट लोड है। ठीक है ना, पॉइंट लोड है। तो देखिए इसको निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए, रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या किए कि आर ए पे जो रिएक्शन था उसको अज्यूम कर लिए, जैसे मैथ में मानते हैं ना, सपोज लेट एक्स लेट वाई, तो उसी तरह से हम मान लिए कि ए पॉइंट पे जो रिएक्शन था वो आर ए था, वैल्यू हमको पता नहीं है, मान ले कि ये आर ए है, और बी पॉइंट पे जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है वो आर बी है, मान लिए इतना तक। ठीक है, अब हमारे पास कुछ तो दिमाग में आया, ये यहाँ पे आर ए है, यहाँ पे आर बी है, और यहाँ पे डब्लू है। अब जब हम सपोर्ट को गौर से देखेंगे और लोड को गौर से देखेंगे तो क्या समझ में आया, क्या ये जो पॉइंट लोड है आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जो रिएक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर पॉइंट लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो बीम को नीचे ढकेलने का कोशिश करेगा। अब बीम को जब नीचे ढकेलने का कोशिश करेगा तो उसको रोकेगा कौन, यहाँ पे जो सिंपल सपोर्ट था वो रोकेगा। अब जहाँ पे वो रोकेगा, तो कल ही आप लोग को बताए थे लास्ट क्लास में कि जहाँ पे वो रोकेगा वहां पे रिएक्शन जनरेट होगा और अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो ये अगर बीम को डब्लू लोड नीचे की ओर ढकेलने का कोशिश करता है, डाउनवर्ड पुश करता है या फोर्स एक्ट डाउनवर्ड करता है, ठीक है, तो रिएक्शन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से ए पॉइंट पे भी रिएक्शन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है यहाँ तक। जिस डायरेक्शन में फोर्स का अपोज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। सपोज दैट अगर ये एक वॉल है, वॉल को अगर हम धक्का मारे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ये डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। उससे भी नहीं समझ में आता है तो आपके पास कोई गेंद होगा, रबर का गेंद होगा, आप दीवार पे मारते हैं तो गेंद क्या करता है, दीवार पे फोर्स लगाता है, ठीक है, और दीवार पे जब फोर्स लगाता है तो दीवार भी उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तभी ना गेंद वापस चला आता है दीवार से टकरा के। जब आप गेंद दीवार पे मारते हैं तो गेंद वापस कैसे आता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा उस पे, तो जिस फोर्स से गेंद दीवार से टकराई उसी फोर्स से ये अपोजिट डायरेक्शन में दीवार भी क्या उसको धक्का देता है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स वहां वॉल को लगाया इसलिए गेंद वापस आया। तो उसी तरह से यहाँ पे डब्लू लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो बीम को डाउनवर्ड पुश करने का कोशिश कर रहा है, तो रिएक्शन हमारा क्या अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्या वैल्यू मिल गया यहाँ से, इतना जो हम लोग 5 मिनट देखे 10 मिनट देखे, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज सीखे। पहले तो क्या सीखे, अगर पॉइंट लोड मिड पॉइंट पे लग रहा है तो लोड क्या होगा, ट्रांसफर होगा सपोर्ट पे, ठीक है, और वो सपोर्ट पे रिएक्शन जनरेट होगा। तो रिएक्शन जनरेट किस डायरेक्शन में होगा, उसके जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। और क्या होगा, अगर पॉइंट ए है तो उस रिएक्शन को हम आर ए मान सकते हैं, और बी पॉइंट पे है तो आर बी मान सकते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड वाला पॉइंट बी है तो यहाँ पे रिएक्शन जनरेट जो हुआ उसको आर बी मान लिए, लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट को ए माने हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट हुआ उसको आर ए मान लिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब आर ए और आर बी का वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका। मान तो लिए, मैथ में मानते थे ना पहले, सपोज दिस इज एक्स, सपोज द नंबर विल बी वाई, तो फिर एक्स और वाई का नंबर वेरिएबल का निकालते थे ना, एक्स और वाई क्या होगा जो, तो उसी तरह से हम लोग आर ए और आर बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो आर ए और आर बी का वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो पढ़े हैं वो इस पे अप्लाई करेंगे।
क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि जब बीम पे हम लोड डालते हैं तो हम ये तो मानते हैं कि बीम मूवेबल है, नहीं ना, बीम मानते हैं कि बीम इक्विलिब्रियम में है, डब्ल्यू फोर्स लगने के बावजूद भी बीम इक्विलिब्रियम में है। अब जब हम अज्यूम कर लिए कि बीम इक्विलिब्रियम में है तो इस पे इक्विलिब्रियम का जो भी कंडीशन हम लोग पढ़े हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई करके हम लोग आर ए और आर बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। और यही समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस फिर हमारा क्या दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। अब जब ये आप बीम का इस डायग्राम को देखेंगे या बीम का कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और इसका लोडिंग को देखेंगे, ठीक है, बीम के लोडिंग को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन और बीम का लोडिंग जो है इसको देखेंगे, तो इसको देख करके आपको ये समझ में आएगा इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है? लग रहा है तो बताइए कहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है? ठीक है, तो लोडिंग वर्टिकल है तो अभी तक तो इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लग रहा है, तो लग रहा है केवल क्या वर्टिकल फोर्सेस। तो लिखेंगे बाई अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, बाई अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। यहाँ पे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा? W और आर ए और आर बी, ठीक है। तो जहां पे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक लाइन और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कौन सा फोर्स पॉजिटिव और कौन सा फोर्स नेगेटिव, क्योंकि देख रहे हैं फोर्सेस एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो हम पहले मानते हैं, सपोज लेट क्या अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज पॉजिटिव, या फिर सिंपली इस लाइन में भी एक वर्टिकल लाइन खड़ा कर सकते हैं और इसको हम लोग नेगेटिव का साइन दे के इस तरह से गोला कर सकते हैं। तो एग्जामिनर समझ जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा आपका कि क्या है, स्टूडेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको नेगेटिव माना है। इसके बाद हम फोर्स लिखेंगे क्या, सॉरी, अपवर्ड फोर्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव माने हैं, ठीक है ना। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? आर ए और आर बी लग रहा है, तो लिख देंगे क्या, आर ए प्लस आर बी। और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स डब्लू लग रहा है, लोड डब्लू लग रहा है, और ये कौन से डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस डब्लू। अब ऑल फोर्सेस हो गया, तो ऑल फोर्सेस का सम क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। तो ऑल फोर्स का सम 0। अब यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा? अगर इस इक्वेशन को देखें, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू नजर आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि W तो हमको मालूम होगा कितना लोड बीम पे लग रहा है, मगर रिएक्शन कितना जनरेट हो रहा है ये हमको निकालना है। जनरली क्या है, W का वैल्यू जनरली क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है, तो W का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 1000 न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, इस तरह से कुछ रहेगा, वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी हमको अभी भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें एक ही नोन वैल्यू है और आर ए और आर बी दोनों अननोन वैल्यू है। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 रहेगा और अननोन वैल्यू 2 रहेगा तो उसका वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, और कुछ उपाय लगाएंगे कि आर ए और आर बी कैसे निकले, या एक इक्वेशन और कैसे जनरेट हो आर ए और आर बी के फॉर्म में, ताकि 2 इक्वेशन और 2 अननोन वैल्यू रहे तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसको निकाल सकें। तो आर ए और आर बी हमको अभी भी अननोन है,
जबकि क्या इक्विलिब्रियम का हम लोग पहला कंडीशन लगाए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, उसके बावजूद भी आर ए और आर बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला है। तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का एक और कंडीशन हमारे पास बचा हुआ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू लोडिंग, जितना बीम पे लोड लग रहा है डब्लू, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का एक और कंडीशन हमारे पास है, क्योंकि इस फॉर्मूला से, इस इक्वेशन से हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला, हमको केवल एक इक्वेशन निकल गया आर ए और आर बी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का जो दूसरा कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए, तो सेकेंड कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो सपोज दैट ये आर ए पॉइंट है, तो आर ए पॉइंट से हम मोमेंट निकालेंगे, ठीक है ना, आर ए पॉइंट है या आर बी पॉइंट है, किसी एक पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट के थ्रू जितना मोमेंट क्रिएट हो रहा है सारा का सारा मोमेंट निकालेंगे और उसको सम कर देंगे और फिर सम करके उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारा क्या है, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट निकल जाएगा और इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए निकालते हैं, हम सपोज दैट ए पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, अब पॉइंट ए के थ्रू मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो मोमेंट भी जब आप निकालिएगा तो मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो इसमें भी हमको पहले दिखाना पड़ेगा या जूम करना पड़ेगा कि कौन सा मोमेंट पॉजिटिव लें और कौन सा मोमेंट नेगेटिव लें, ठीक है ना, कौन सा मोमेंट पॉजिटिव लें और कौन सा मोमेंट नेगेटिव लें। तो इस केस में हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज जो मोमेंट पॉजिटिव, ठीक है ना, इस केस में क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, उसको दर्शाने के लिए कुछ नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बनाते हैं, ठीक है, और उसके आगे में पॉजिटिव लिख देते हैं और गोल से उसको बंद कर देते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि हम जो मोमेंट ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसीडर किए हैं। अब क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसीडर किए हैं तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट निकालते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए ए पॉइंट के थ्रू डब्ल्यू लोड के कारण कितना मोमेंट होगा, कहाँ पे, ए पॉइंट पे। तो मोमेंट का फॉर्मूला पढ़े थे, मोमेंट आप भुला गए, चाट गए, दिमाग से निकाल के बाहर कर दिए, यही गलती करते हैं ना। मोमेंट के लिए क्या होता है, मोमेंट आप पढ़े हैं एम इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़े थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़े थे ना जी मोमेंट। तो देखिए डब्लू फोर्स के कारण या डब्लू जो लोड लग रहा है बीम, इसके कारण ए पॉइंट पे कितना मोमेंट होगा, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, आर ए पॉइंट के थ्रू मोमेंट निकाल रहे हैं, सारा मोमेंट निकाल लेंगे आर ए पॉइंट के थ्रू, उसके बाद इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा। तो आर ए पॉइंट के थ्रू मोमेंट कौन कौन फोर्स के कारण आएगा, एक फोर्स तो डब्लू है जो लोड हम लगा रहे हैं बीम पे, तो डब्लू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, जिस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, तो ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, तो ए से डब्लू के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अगर फोर्स मिड पॉइंट पे लग रहा है और बीम का लेंथ L है, तो बीम का टोटल लेंथ अगर L है, तो मिड पॉइंट पे अगर W लग रहा है तो W से रिएक्शन पॉइंट ए के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो हम लिख लिए रिएक्शन। देखो यहाँ पे समेशन मोमेंट अलग से निकालते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं नीचे में, ठीक है ना। तो समेशन एम इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई कर दिए और क्या कर दिए, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव दर्शा दिए, ठीक है। अब मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, तो समेशन
एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, W के कारण पहला लोड W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था L/2। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये देखो ये W है, इसको यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो इस ओर घुमाने का कोशिश करेगा। अगर इस पॉइंट को हम मानते हैं यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इस ओर घुमाने का कोशिश करेगा नहीं जी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम क्या माने हैं, पॉजिटिव माने हैं, तो पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और मोमेंट किसके कारण आएगा, देखो रिएक्शन लग रहा है फोर्स, तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है, तो रिएक्शन के कारण भी मोमेंट जनरेट होगा। ये भी फोर्स ही है ना, फोर्स है तो मोमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट के थ्रू अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो मान रहे हैं कि ए पॉइंट पे ये हिंज है और ये W फोर्स लगा रहा है, तो क्या है, इसको इस ओर घुमाने का कोशिश कर रहा है। तो RB जो है इसको घुमाने का कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा, समझे। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और मोमेंट कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है रिएक्शन, तो RA रिएक्शन फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो RA से RB से, RB हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो RB और RB से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कौन सा डिस्टेंस, हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट जब भी निकालेंगे हम लोग, मोमेंट जब भी निकालेंगे या मोमेंट का न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग, हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, कोई भी डिस्टेंस आंख मूंद के नहीं लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, L है, तो RA इंटू L, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है, RA भी लग रहा है, देखो RA भी एक फोर्स है। तो RA फोर्स के कारण मोमेंट कितना जनरेट होगा, RA फोर्स के कारण कितना मोमेंट जनरेट होगा, कितना होगा बताओ बताओ। तो RA के कारण मोमेंट कितना हो जाएगा, तो RA इंटू पॉइंट A से इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो पॉइंट A पे ही लग रहा है ना, RA जो रिएक्शन है पॉइंट A पे ही लग रहा है, तो परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस होगा नहीं, जीरो होगा। तो RA इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो RA के कारण कोई मोमेंट नहीं होगा। अगर लिखने का मन है तो आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, प्लस RA इंटू जीरो, ठीक है। अब जब इसको हम टोटल मोमेंट निकल गया तो इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। वही चीज यहाँ पे आपको प्रॉपरली बहुत अच्छा हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, मेरे जैसा गंदा हैंड राइटिंग में नहीं, एकदम टाइप करके आपको लिखा हुआ, वही चीज है ना यहाँ पे, आया समझ में। अब जब ये पॉइंट, ये आपका RA इंटू जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, WL/2 माइनस RB इंटू L इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी देखो WL/2 माइनस RB इंटू L इक्वल टू जीरो बचेगा, क्योंकि ये टर्म तो आपका ऑलरेडी जीरो हो गया ना। तो इसके आगे देखते हैं क्या होगा, इसके आगे क्या करेंगे, इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, जो हमको समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो की है, उस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या हमको मिलता है, क्या मिलता है, WL/2 माइनस RB इंटू L इक्वल टू जीरो मिलता है ना। अब RB इंटू L को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इसके बाद फर्दर इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, WL/2 इक्वल टू RB इंटू L आ जाएगा, माइनस वाला टर्म है जीरो की ओर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। अब ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, तो RB का वैल्यू निकल गया मेरे पास, RB इक्वल टू W/2 निकल गया। अब RB जब हमको निकल गया, इसको इस वैल्यू को तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे W/2 लिखेंगे, ठीक है। तो RA इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू इस RB का जो वैल्यू था W/2, इसको क्या है, इक्वेशन को इक्वल टू के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W माइनस W/2 इक्वल टू W/2,
आएगा, सॉल्व करके देखो आएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिएक्शन आर ए भी निकल गया W/2 और RB भी निकल गया W/2। तो इस तरह से हम लोग बीम का रिएक्शन निकालना सीखे, ठीक है ना। तो अभी आप अपने से निकाल लीजिएगा रिएक्शन, अब अपने से निकल जाएगा ना। क्या करना है आपको, कोई भी लोड है, कोई भी लोड दिया हुआ है, कहीं पे भी दिया हुआ है तो निकल जाएगा। उसी तरह से अगर ये W मिड पॉइंट पे नहीं होता, आपको होमवर्क दे रहे हैं सेम प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है ना। प्रोसीजर आपका सेम यही, दोनों इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाइएगा। मगर क्या करना है आपको, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो आपके पास L है, टोटल डिस्टेंस इसको क्या मानिए, टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है बीम का टोटल डिस्टेंस L है, ठीक है। और ये W जो है मिड पॉइंट पे नहीं लग करके आर ए से ए डिस्टेंस पे जब लगेगा, ए डिस्टेंस पे जब लगेगा और RB से B डिस्टेंस पे जब लगेगा, तब रिएक्शन कितना होगा आप निकाल के हमको सॉल्व करके बताइए, ठीक है ना। हमको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। क्या बताना है कि जब W मिड पॉइंट पे नहीं लग के ए सपोर्ट से ए डिस्टेंस पे और बी सपोर्ट से बी डिस्टेंस पे एक्ट करता है, तो उस केस में आर ए का वैल्यू कितना आएगा और आर बी का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सेम प्रोसीजर जो दो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाए वो लगा करके और फाइनल आंसर हमको बताइए, ठीक है। वो हमको व्हाट्सअप कीजिए, जो जो व्हाट्सअप करेगा, सही आंसर जो जो व्हाट्सअप करेगा उसको 1 नंबर ग्रेस में इंटरनल देंगे, ठीक है ना। क्या समझे, आपका एक होमवर्क आपका 1 नंबर इंटरनल सीधे बढ़ा देगा। अगर आपको 20 नंबर मिलने वाला है तो सीधे 21 कर देंगे, जो जो भेजेगा उसका आंसर रोल नंबर के साथ, ठीक है। जिसका आंसर सही रहेगा हम सबका रोल नंबर नोट करेंगे, जो जो सही भेजेगा उसको हम रोल नंबर नोट करके रखेंगे, और जब भी इंटरनल मार्क्स हम भेजेंगे 1 नंबर ग्रेस मार्क्स। क्लियर है, बन जाएगा। 1 नंबर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, एकदम आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोसीजर मालूम है, केवल वैल्यू ही चेंज हुआ है ना। जो L/2 था वहाँ पे क्या है, ए और बी हो गया, ठीक है। ये L/2 के जगह पे ए हो गया और नेक्स्ट L/2 के जगह पे क्या हो गया, बी हो गया, इतना ही तो हुआ, बाकी सब तो आपका सेम है। तो ये निकाल के हमको बताइए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब लोड हमारा, ये तो क्या पढ़े थे, ये पॉइंट लोड के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इसमें लोड जो हम जब टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ रहे थे देखे थे ना, लोडिंग कितना प्रकार का होता है, लोडिंग भी 3 प्रकार का होता है ना। पॉइंट लोड होता है, और क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, और क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, ठीक है। तो इस केस में भी जब लोड हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा या यूनिफॉर्मली वेरिंग रहेगा, तो हम आर ए और आर बी कैसे निकालेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग जो होमवर्क दिए हैं उसको बनाइए, और जो भी वीडियोस हैं जहाँ जहाँ समझ में नहीं आता है उसको दोबारा देखिए, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।